नमस्ते, स्वागत है आपका ईयर शॉट के फेसबुक पेज पे। मेरा नाम मनीष मासूम है और आप हमारी स्पेशल सीरीज न्यूज डिकोडेड में लाइव पॉडकास्ट देख रहे हैं। जरूरी मुद्दों पे बात होती है। आज का मुद्दा भी बहुत जरूरी है। बुलडोजर कितना जायज है। अब बुलडोजर चलने की श्रृंखला शुरू हो गई है। यूपी से चल के बुलडोजर मध्य प्रदेश पहुंचा, उत्तर प्रदेश, और अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आया है। कितना जरूरी है, कितना गैर जरूरी है, सही तरीके से काम कर रही हैं संस्थाएं जो संबंधित अथॉरिटी है या नहीं कर रही, इन्हीं बातों को हम समझेंगे हमारे दो वरिष्ठ सहयोगियों से। मेरे एडिटर इन चीफ अभिजीत मजूमदार हैं इस चर्चा में लाइव में। मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर नागेंद्र शर्मा जी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और पहला प्रश्न तो यही होना चाहिए कि बुलडोजर कितना जायज है, कितना कारगर है, या फिर कितना गैर जरूरी है। नागेंद्र शर्मा जी से ही इसकी शुरुआत करते हैं। सर, प्रश्न आपके साथ। जी मनीष, आपने आज का जो विषय रखा है, आज का बहुत ही टॉपिकल और ज्वलंत वो है, क्योंकि कई डेवलपमेंट हुए हैं। कल रात एक नोटिफिकेशन पब्लिक हुआ था नॉर्थ एमसीडी का जी कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम का कि जहांगीरपुरी में जो सुर्खियों में आया हनुमान जयंती के दिन जो हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, तो कि वहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस फोर्स मांगी गई है। और आज सुबह वो शुरू हो गया एनक्रोचमेंट ड्राइव जो था। लेकिन जैसे ही एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बेंच है, जो कोर्ट नंबर 1 होता है जी, वहां इसकी मेंशनिंग हुई 10:30 बजे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टेटस को, यथास्थिति बनाए रखें। लेकिन फिर भी थोड़ी देर वो एनक्रोचमेंट चलता रहा। दोबारा 1 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अभिजीत मामला मेंशन हुआ कि आपके ये कहने के बावजूद वहां तो एनक्रोचमेंट चल रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जो हैं वो तुरंत संबंधित पुलिस अधिकारी को और एमसीडी के जो अधिकारी हैं उनको सूचित करें। तो आपके आज के मूल सवाल पर लौटते हैं। देखिए, बुलडोजर कितना जरूरी है, इसके कई पहलू हैं। कानूनी पहलू है, राजनीतिक पहलू। पहले लेते हैं कानूनी पहलू। ठीक है। देखिए, कानूनी पहलू ऐसा है कि एनक्रोचमेंट जो है, एनक्रोचमेंट के रूल हर जगह अलग अलग हैं। आपने कहा देश में श्रृंखला चल पड़ी है, तो वैसे तो कानूनी तौर पर अतिक्रमण यानी एनक्रोचमेंट हो नहीं सकता। एनक्रोचमेंट कहां होता है? एनक्रोचमेंट होता है सरकारी जमीन पर जी, ठीक है। एनक्रोचमेंट कई तरह के होते हैं। जैसे अगर संपन्न वर्ग जो है वो अगर अपनी कोठी बना रहा है तो आप सर पिन करके आइएगा। सर, मैं आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम होता है। उत्तर प्रदेश में जो हुआ जी, उसके बाद मध्य प्रदेश में हुआ, इस पे बहस हुई, राजधानी में भी हो रहा है, समय को लेकर चर्चा हो रही है। देखिए, जो नाजायज है, जो गलत है, वो तो गलत है जी। लेकिन ये प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि जो समय चुना गया है ये कितना ठीक है, कितना गलत है। देखिए, समय क्या है, सीधा है मनीष, कि ये एक राजनीतिक मूव है, पॉलिटिकल मूव है। ये पॉलिटिकल मूव है। और आप याद कीजिए कि जिस दिन चुनाव परिणाम आए 5 राज्यों के 10 मार्च को, तो उत्तर प्रदेश में कई जो समर्थक हैं मुख्यमंत्री योगी के, उस दिन वो बुलडोजर लेकर घूम रहे थे और उनको नाम दिया गया बुलडोजर बाबा। उसके बाद वो शुरू हुआ मध्य प्रदेश में और अब आया राजधानी दिल्ली में। लेकिन आज जो उस पर रोक लगी है, देखिए, अब तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि आप जो वहां बुलडोजर लेकर गए वो कानूनी था कि नहीं था। यदि अगर वहां कोई दुकान थी, दुकान वहां कैसे आई, और दुकान पे बिजली का कनेक्शन था, पानी का कनेक्शन था, अगर वो था तो ये मनीष बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें सीधी सी बात है कि देखिए, बुलडोजर ये मतलब बहुत छोटे उसमें ये नहीं हो सकता। बड़ा क्लियर है कि भारत है, लोकतंत्र है, यहां कानून का राज है, तो आपको कानून का पालन तो करना पड़ेगा। ठीक। और इसकी पड़ते पॉलिटिकल एंगल तलाशे जा रहे हैं अभिजीत जी। ठीक है, ये प्रश्न कोई कर सकता है कि आज ही क्यों किया जा रहा है या इस दौरान क्यों किया जा रहा है, लेकिन अतिक्रमण अपने आप में गलत है। किसी भी बहाने राजनीतिक विल की ही बात करें, पॉलिटिकल विल पावर की ही बात करें, तो किसी ने भी तो ये स्टेप लिया। और क्या ये नहीं होना चाहिए? क्या इसकी आवश्यकता नहीं है? अगर कहीं पे अतिक्रमण हुआ है, अतिक्रमण होने के बाद उस इलाके की डेमोग्राफी बदलती है, क्योंकि अतिक्रमण अपने आप में गैर जरूरी है, गैर कानूनी है, तो वहां से कई सारे काम ऐसे शुरू होते हैं जो कानून को ध्वस्त कर रहे होते हैं। तो क्या अतिक्रमण को हटाना या उसको नेस्तनाबूद करना ठीक नहीं है? देखिए, आज के पॉलिटिक्स में
आज के पॉलिटिक्स में भी जो आप कर रहे हैं उसके पीछे जो नियत है जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक बात। अगर if you are using bulldozers as a symbol, as a symbol of your sort of strong action, whereas people can see that you have not taken recourse to due process. आप 8 साल सत्ता में हैं, आप 8 साल में कितना ये जो इंक्रोचमेंट है, इलीगल इमिग्रेशन है, उसके खिलाफ आप क्या क्या स्टेप लिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यू नो हाउ मच स्टेप्स हैव बीन टेकन। कल रायट हो गया दिल्ली के हार्ट ऑफ दिल्ली में। देयर हैव बीन रायट आफ्टर रायट इन द लास्ट 3-4 years. Now the thing is that obviously, I feel and I'm certain that and even investigative agencies have pointed to it that serious anti-India forces are at play, and this is not just the Modi government saying. If you remember, after the Kudankulam protests, Prime Minister Manmohan Singh was the first one. On the first the nuclear plant in Tamil Nadu. He had said that NGOs, social workers, forces inimical to India are damaging India through all sorts of illegal protests and all sorts of shadowy forms of funding, etc. UPA, led by Congress, was the first to blacklist 3 church NGOs. This was done after the Kudankulam protest. So this has been happening. It is evident. It is evident in the anti-CA protests. It's evident in the farmers' protests and so on. So, but the point is that the capital goes through these waves of violence. शाहीन बाग में इतना महीना, 2 महीना, 3 महीना रोड ब्लॉक करके फैज के गाने गाया जा रहा है और पोएट्री किया जा रहा है और लेक्चर्स, एंड उसमें से मिला के कंप्लीटली एंटी इंडिया, एंटी हिंदू स्पीचेस हो रहे हैं। आप कोई डिड द गवर्नमेंट टेक एनी एक्शन? नो. After that, when the Jamia violence happened, JNU violence happened, did the government take, any big action? No. Delhi riots happened. How did Shaheen Bagh, how did Jamia roll on to Shaheen Bagh? How did Shaheen Bagh roll on to Delhi riots? ये कैसे हुआ? इंटेल नहीं था, बिल्कुल था। सबको पता था क्या हो रहा है। आम सिटीजन्स को पता था कि समथिंग बिग इज ब्रूइंग अप। तो क्या ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसको होने दिया जाता है? मुझे तो it is a very politically incorrect thing to say, but I really think that people look at the political benefits, political gains rather than cracking down on it. So here is my point, that you as a government cannot solely think like a political party. Every government thinks politically. It is fine, but you cannot do it 24/7 into 365. You cannot tell, cannot play victim card. You cannot, the capital cannot be held under siege on Republic Day by tractors, by how many policemen. आपकी पूरी बात समझ में आ रही है सर, लेकिन यहाँ से एक प्रश्न और खड़ा होता है जिसका जवाब मैं नागेंद्र सर से लूंगा। इतना करने के बाद जहां पे अभिजीत सर को ये लग रहा है कि अभी भी सरकार जो है बहुत लचीली है, बहुत सीधा एक्शन नहीं कर रही है, वरना इनको ठोकना चाहिए जो कानून व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। लेकिन कानूनी तौर से, कानूनी तौर से बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। देखिए वही तो है। देखो मनीष, जब एक नेशन, एक स्टेट जब कुछ ठान लेता है ना, you have to just go to cover elections in Bastar or Kashmir to find out, to see that a state can move
माउंटेन्स। बिल्कुल, राष्ट्र से बड़ा अब खैर क्या है, लेकिन सवाल यहाँ पे मेरा ये है, बहुत जरूरी है। देखिए, इतना करने के बाद कुछ समालोचक आलोचक जो हैं उनको लगता है कि यहाँ पे सख्ती अनुशासन की और ज्यादा जरूरत है, लेकिन एक बड़ा तबका है जो इतना लचीला होने के बाद भी कहता है कि ये बहुत कठोर है। ऐसे में जब सरकार वाकई में कठोर होगी तो फिर कैसा वातावरण बनेगा, कैसा पॉलिटिकल इकोसिस्टम होगा? कोई तबका, कोई सेक्शन क्या कहता है? आज ही मैं देख रहा हूं विपक्ष का जो रिएक्शन है। देखिए, जब कानून व्यवस्था बनाने की बात होती है, मेंटेन, तो गवर्नमेंट ऑफ द डे की जिम्मेदारी होती है। कोई क्या कह रहा है, हाँ, वो महत्वपूर्ण नहीं होता। ठीक बात। वो राजनीतिक बयानबाजी है। तो जो अभिजीत ने पॉइंट रेज किया है, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि राजनीतिक दल राजनीति करेंगे, प्रेशर ग्रुप्स राजनीति करेंगे, लेकिन जब आप सरकार में हैं तो और कानून व्यवस्था मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और खास तौर पर राष्ट्रीय राजधानी का, तो आपकी जिम्मेदारी है। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होते। अगर आप देखें, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था शाहीन बाग के बारे में, तब वो प्रोटेस्ट खत्म हो गया था और वो जजमेंट सिर्फ एकेडमिक था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैसे रास्ता बनता, हमारी समझ में नहीं आया, क्यों आपने नहीं खुलवाया। ठीक है, आपका काउंटर पॉइंट हो सकता है कि देखिए, हम अगर वो रास्ता खुलवाने जाते वहां हिंसा होती, ठीक है, लेकिन आप सरकार में हैं, आप कहते हैं मजबूत सरकार, तो जो और वो होता चला गया। मतलब वो आपका शाहीन बाग हुआ, दिल्ली दंगे हुए, और एक चीज आपको और बता दूं, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हटता कि नहीं हटता, अगर ये कोविड पेंडेमिक नहीं होता तो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हटता कि नहीं हटता, आज तक हम नहीं जानते। तो देखिए, होता क्या है कि राजनीति जब हावी हो जाती है, और ये कोई एक दल एक सरकार की बात नहीं है, ये भारत में होता, बहुत चीजें हमारे देश में सही है, देखिए फिर भी ये लोकतंत्र चल रहा है इतने बड़े देश में बहुत, लेकिन जहां एक इच्छा शक्ति, विल पावर दिखाने की बात है, वहां राजनीति हावी हो रही है, मैं ऐसा मानता हूं। तुलनात्मक रूप से देखें तो ये 8 सालों में राजनीतिक इच्छा शक्ति में थोड़ा सा कोई सुधार देख रहे हैं, या पहले जैसी ही परिपाटी चली आ रही है? थोड़ा समय बहुत चेंज है। देखिए, मैं उन दो सरकारों को कंपेयर नहीं कर सकता। हाँ, यूपीए 1 जो थी, यूपीए 1 के टाइम उस तरह कोई, ये मतलब इस तरह के चैलेंजेस नहीं थे, हालांकि हुई थी घटनाएं, मालेगांव दिल्ली में रामलीला, वो यूपीए 2 में जी। लेकिन अगर आप यूपीए 2 को कंपेयर करें नरेंद्र मोदी के पहले 5 साल, तो ऐसा लगता था कि मतलब यूपीए 2 के समय में सरकार ही नहीं है। एनडीए 2 में भी देखिए, इच्छा शक्ति की आपने बात की है, इच्छा शक्ति दिख रही थी। आप देखिए कि कोरोना से पहले जो सरकार के 5 महीने थे, फैसलों पर मेरी क्या राय है वो चीज अलग है जी। आप देखें 370 का फैसला हुआ, ये सीएए का बिल आया, बहुत बड़े बड़े फैसले शुरू हुए, इसमें कोई दोहराय नहीं। अब क्या कोरोना पेंडेमिक की वजह से कई बार क्या होता है कि सरकार का वो डायरेक्शन स्लो हो गई या जो भी हुआ, लेकिन जो ये 2-3 चीजें हैं, चाहे दिल्ली दंगे थे, चाहे आपका ये किसानों वाला प्रोटेस्ट, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं कि सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, राजधानी के इर्द गिर्द की सड़कें कभी नहीं बंद हो सकती। अगर आपको वापस लेने थे, आप 1 साल पहले वापस ले लेते, और अगर आपको उस पर, क्योंकि देखिए राजनीति एक अलग चीज है। तो क्या हो रहा है, जो बात मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो पॉलिटिकल पॉइंट है वो गवर्नेंस पर हावी हो रहा है कुछ चीजों में। लेकिन देखिए, जो आज राष्ट्रीय राजनीति की स्थिति है, शायद उसका कारण ये भी हो सकता है क्योंकि कोई नेशनल चैलेंज नहीं है, तो इस सरकार को ये लगता है वी कैन गेट अवे विद इट। लेकिन जो चैलेंज भी कर रहा है उसके तर्क देखिए, उनके तर्कों में कितना दम नजर आता है आपको, जिन प्रश्नों को फ्रेम करके काउंटर करके सरकार को घेरा जा रहा है। बनता ही नहीं। अगर इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है किसी ने, तो ये तो इसमें बहस करे जो करे, जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट है करे, लेकिन इसमें जस्ट लीगली जो करना है करना चाहिए सरकार को। नहीं, इसमें तो सैकड़ों जजमेंट है, और बहुत अच्छी बात है। अतिक्रमण हटाने के लिए आपको पता है टास्क फोर्स है। मैं समझ रहा हूँ, आप दोनों बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल करेक्ट इनकरेक्ट होने की चीजें रहती हैं कि कहां तक बोला जाए, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें वो भी समाज के दायरे में आती हैं, पत्रकारिता ही है। मैं देख रहा हूँ आज क्या हो रहा है कि जब बुलडोजर चला है, बहुत से बड़े विचारकों को देख रहा हूँ जो वहां से ऐसी फोटो लगा रहे हैं जिसको देखने के बाद आपका मन द्रवित हो, आप इमोशनल हो, वहां पे कैसे टूटा है, और उसको लेके क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या हो रहा है। दिस इज पार्ट ऑफ पॉलिटिकल वॉरफेयर मनीष, ये इंडिया में भी होता है, यूरोप में भी होता है। आइडियोलॉजिकल पोजीशन, तो हमारे देश में ये बात को क्लियर कट समझाने की जरूरत है, क्योंकि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत से लोगों तक पहुंच रहे हैं,
वो आदमी पता नहीं इस चीज को किस रूप में लेता है। उसमें मनीष आपके सवाल का जवाब कहाँ मिलता है? वो अभिजीत की पहली टिप्पणी में मिलता है कि आपने जब ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया। देखिए कब आने लगी ये पिक्चर्स, ये फोटोज कब आने लगी? ये फोटोज तब आने लगी जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया यथास्थिति बरकरार रखी जी। तो उससे दूसरी साइड को बल मिलता है, तो वो डालने लगे कि देखिए आप तोड़ने चले गए, ये देखिए ये बच्चा है, ये भारत का तिरंगा है वो। लेकिन अगर एनक्रोचमेंट है और आप लीगली सही तरीके से गए हैं तो फिर ये वाला तब कमजोर है। अरे मनीष, अगर जब ये इलीगल पेपर्स जहां पे बनता है, जो बनाता है, जो घूस लेके या पैसा लेके वहां से बांग्लादेश से या म्यांमार से रोहिंग्या को ला रहा है, बांग्लादेशी इन लोगों को ला रहा है, ये आपको क्या लगता है कि एजेंसीज को पता नहीं है, पुलिस को पता नहीं है, बीएसएफ को पता नहीं है, कुछ किसी को पता नहीं है? Why is that problem not tackled there? आज अगर सरकार 50 ऐसे एजेंट्स को पकड़ के बने उन लोग का हालत खराब कर दे, एग्जाम्पल बना दे, और जो 504 करोड़ बोला जा रहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में है, उसमें से 500 लोगों को एग्जाम्पल बनाइए ना, 50 एजेंट को एग्जाम्पल बनाइए ना। ये सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है क्या? किया है क्या? हैज इट बीन डन? इफ इट इज डन, आपका ये जो फॉल्स प्रोपेगेंडा है ना, ये सब तब हु विल से कि अरे क्यों एजेंट को, जो इलीगल एजेंट है उसको क्यों जेल में डाल रहे हो? आप डालिए ना, एग्जाम्पल बनाइए ना उसको। इतनी कड़ी वो उसमें अगर पैरालिसिस है तो ये होगा, क्योंकि और उसमें मनीष मेरा ये मानना है क्योंकि वर्तमान सरकार के सामने उस तरह का कोई पॉलिटिकल चैलेंज नहीं है, राजनीतिक चैलेंज नहीं है। आपने बात की जो विरोध, देखिए जो विरोध कर रहे हैं वो तो आज की तारीख, और शायद इसी कारण से मैं इसी नोट पे अपनी चर्चा को बंद करूंगा, जो विपक्षी चैलेंज खत्म क्यों हुआ और आज सवाल उठाने वाले क्यों नहीं हैं, इसके लिए शायद जो सरकार फिलहाल कर रही है उसकी एक्टिविटी, उसके क्रियाकलाप काफी हद तक जिम्मेदार है कि विपक्षी कमजोर हुए हैं। एक और हमारे यहाँ पे दर्शक ने कमेंट किया, उसके साथ अपनी चर्चा बंद करते हैं। सर, द बुलडोजर इज जस्टिफाइड, इट वाज क्लियरली विजिबल इन द एक्शन। राघवेंद्र कुमार यादव हैं। तो खैर, हमारे जो एक्सपर्ट सीनियर पत्रकार हैं उनकी बात आपने सुनी कि राष्ट्र के तौर पर अगर आपको सफल होना है, देश को कानून व्यवस्था के दायरे में रखना है, तो कानून को अपना काम करना होगा, वहां कोई ढिलाई नहीं चलेगी। उसकी कोई आलोचना करे तो करता रहे, क्या फर्क पड़ता है। नमस्ते।